बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर तो नहीं है कि हम कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, मगर लेक्चर जो हमने पढ़ी हैं उन्हीं की तरह ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये गाइड हैं और गाइड होती है तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये भी, इसकी इम्पोर्टेंस भी उतनी है जितनी लेक्चर्स की है। ये ज़रूर सुनिएगा और समझिएगा और उसको याद रखिएगा। हम अभी आते हैं कि हमने कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें पढ़ी हैं, 16 लेक्चर्स थे, वो कॉन्सेप्ट बुनियादी थे हमारे। 16 लेक्चर्स शुरू वाले वो बुनियादी थे जो आना ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। आगे जो प्रैक्टिकल काम था वो 17 से आगे 27 लेक्चर जो हुए हैं, वहाँ तक जो काम की चीज़ें जो टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट थी वो चीज़ें वो की हैं। अब उनमें क्या क्या पढ़ा हमने, आप देखें कि एमकेट स्टूडेंट्स और ईकेट स्टूडेंट्स को कंपेयर करके मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं आपको कि एमकेट स्टूडेंट वालों को 4 सवाल सिनोनिम्स एंटोनिम्स के 4 एंटोनिम्स के मिलते हैं, और ऐसे ही आपको ईकेट वालों को 5-5 मिलते हैं। ये आपके 10 और इनके 8। ये मैंने लिस्ट दे दी है आपको लेक्चर में, और इनके बारे में जो लेसन्स हैं, पोइट्रीज हैं, उनमें से ये बुक जो मैंने एक रिकमेंड की थी, सर रशीद अहमद डायरी ने जो रिकमेंड की थी और मैंने भी की है, तो वहां से आप उनको याद करेंगे तो ये मसले हल हो जाएंगे। दोनों के लिए कॉम्प्रीहेंशन जरूरी है। ईकेट वालों के लिए किन यूनिवर्सिटीज में ये कॉम्प्रीहेंशन आता है और किन में नहीं है, मगर आए तो ये मार्क्स हैं आपके लिए। एमकेट वालों के लिए तो बिल्कुल जरूरी है। इस पे भी मैंने डिस्कशन की, कुछ मैंने एक्सेप्ट्स मैंने आपको कर दिए हैं, बाकी कहीं से भी आ सकते हैं, मगर वो जो मैंने गाइडलाइन बताई है उसी में काम करोगे। ये आपके जेब में मार्क्स हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स और रिमूव टू, ये चीजें सिर्फ एमकेट वालों के लिए डायरेक्ट सवाल आते हैं जो राउंड अबाउट 4 और रिमूव टू के 2, 6, 5, 6 सवालों के करीब ये होते हैं आपके। मीन्स इसका मतलब है भी आसान, रिमूव टू तो बिल्कुल आसान है। प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स की मैंने जो नोट्स दिए हैं सिर्फ उसी में से इंशाल्लाह ताला आपके आ जाएंगे, वो आप कवर कर जाओगे। तो अभी देखें ये कितना पोर्शन हुआ आपका टोटल, ये आपका जो बन रहा है आपका। बाकी करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो सकता है इन्हीं चीजों में से कोई करेक्शन ऑफ सेंटेंस में भी कुछ सवाल आ जाए, तो टोटल आपका जो काम हो गया है अभी तक वो 80 to 90% हमने कर लिया है एमकेट स्टूडेंट वालों के लिए। ईकेट वालों के लिए पैसिवाइज और एक्टिवाइज वो हमने पढ़ लिए। जैसे प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और रिमूव टू आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस में काम आ सकते हैं, ऐसे पैसिवाइज और नरेशन एमकेट वालों को काम आ सकती हैं चीजें, और ये आए भी हैं ये सेंटेंसेस। तो ये आपको 10 मार्क्स के 5 पैसिव के 5 नरेशंस के मिलेंगे। तो अभी दोनों के लिए कितना काम हो चुका है, 80% to 90% एमकेट और ईकेट वालों का काम कर चुके हैं, और अभी आपका काम शुरू हो रहा है। आपका काम है कि इन चीजों को पढ़ना, समझना और याद करना, क्योंकि टेस्ट में आप बैठोगे, हम नहीं बैठने चाह रहे हैं वहां पर। और दूसरी मर्तबा बाकी जो बात रह रही है वो है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है। ये जो आगे तकरीबन 10% बच रहा है दोनों का, वो करेक्शन ऑफ सेंटेंस, और वो भी जरूरी है। एक एक मार्क हमारे लिए जरूरी है। आज से जो हम पढ़ेंगे, आगे जो मैंने आपसे आगे आना है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पे डिस्कस करेंगे। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यहां तक आपका कोर्स जब देखें कि प्रैक्टिकली कोर्स पूरा हो चुका है। अब आगे जो चीज है करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहीं से भी आ सकती है, कोई भी मसला आ सकता है। उसके लिए हो सकता है ये चीजें सारी जो पढ़ी हैं उन्हीं में से आ जाए तो फायदा होगा, अगर ना आए तो फिर भी उनके लिए हम काम तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ग्राउंड को छोड़ना ही नहीं है। एक एक मार्क के लिए लड़ना है हमें, तो एक एक मार्क आज से और आपके आखिरी क्लास तक, जो ये ऑनलाइन क्लास चल रही है या स्टूडेंट्स टीचर्स दूसरे पढ़ा रहे हैं, टाइम चल रहा है आपका, आखिरी तक जो भी मेरा जो आपको फीडबैक मिलेगा वो इसके बारे में मिलेगा। अगर जरूरत समझी तो इनके बारे में कोई लेक्चर मुझे देने की जरूरत पड़ी तो वो लेक्चर की सूरत में होगा, वरना मोस्टली वो पीडीएफ की सूरत में होगा। आपको पीडीएफ की सूरत में मैं आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कर दूंगा वो आपको, तो पीडीएफ की सूरत में ये चीजें आऊंगी। अगर जरूरत हुई तो लेक्चर भी होगा, पॉइंट देखूंगा, अगर इंपॉर्टेंस है वहां पर डिस्कशन की, लेक्चर की, तो मैं वो लेक्चर भी दूंगा। अब आते हैं ये करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस क्या है।
बहुत आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। सेंटेंस में करेक्शन होती है, सेंटेंस दिया हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल देवर सिटिंग they were sitting among A line and B line. They were sitting among A line and B line. क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट अंडरलाइन होगा आपका। ये ऐसे पार्ट आपको अंडरलाइन दिए गए होते हैं वहां पर, और अंडरलाइन में गलती होती है, वहां पर आपको कहा जाता है कि यहां पर आप डिटेक्ट करें कि कहां पर गलती है, करेक्ट करें उसको। और अमूमन आपको जो सवालात आते हैं वो एक ही गलती होती है, वहां पर क्या होती है, एक ही गलती होती है। इसका मतलब 3 पार्ट्स अगर अंडरलाइन है तो इन तीन पार्ट में से कोई एक ही गलती होगी। अब आपके लिए क्या है, सिचुएशन क्या है, पहला काम क्या है आपको, पहला काम तो यह है कि आप एक दफा रीडिंग कर लें। रीडिंग करने से यह होता है कि बैकग्राउंड में जो आपने पढ़ा है अगर कहीं पर कोई गलती होती है जल्दी आप डिटेक्ट कर लेते हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये समझे दे वर सिटिंग अमंग क्यों आया है, ए लाइन और बी लाइन 2 पॉइंट्स हैं, यहां पर तो क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए, वो जल्दी में समझ लेंगे, वो जल्दी में समझ लेंगे। मगर अगर वो डायरेक्ट लाइन आपको डायरेक्ट तरीके से समझ में आइडेंटिफाई केस नहीं हुआ तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि अंडरलाइन पार्ट को जांचना होगा कि है क्या ये। आप देखें कि अंडरलाइन पार्ट यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर आपका ये एडजेक्टिव का मसला है, और यहां पर लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अमंग है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अमंग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को खोल के रखना पड़ेगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन मिले उसमें आप उस चीज को देखेंगे कि अब अभी आपने समझ लिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड जो इश्यूज हैं सिर्फ उन पे सोचें और एक एक पे काम करना पड़ेगा। पहले तो एक लाइन पढ़ ली और समझ लिया जल्दी में कि ये गलती है यहाँ पर, उसको जल्दी में वहां पर सेट करके टिक करके चले जाएं, टाइम भी बचाएं अपना भी और मार्क भी हो जाएगी। मगर अगर नहीं हो रहा तो पहले क्या करना है, पहले आपको पहले ही अंडरलाइन पार्ट को देखना है, उसके बारे में सोचना है, फिर समझ में आ गया कि ये सही है तो दूसरे पे जाएं, और अगर पहला ही सही निकल जाए तो आगे नहीं पढ़ना, फिर उसी को टिक करके निकल जाए पूरा सेंटेंस, फिर दूसरे पार्ट को अंडरलाइन पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपकी, वो टाइम जाया हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको जो जरूरत है वो सिर्फ एक की होती है हमेशा। तो ये तरीका होता है वहां पर आपका कि आपको अगर अंडरलाइन पार्ट मिल रहा है, अंडरलाइन पार्ट सिंगल जो आप पढ़ रहे हो रीडिंग से मिल रहा है, कहीं से क्लिक हो रहा है कि यहां पर गलती है, उसको आइडेंटिफाई करके सही करो। अगर नहीं हो रहा फिर आपको वो अंडरलाइन पार्ट सोचना होगा कि ये सेंटेंस में क्या है, आया कि वर्ब है, आया कि सब्जेक्ट है, आया कि ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, उनको उन पॉइंट ऑफ व्यू के से आप सोचेंगे, वहां पर उस एरिया में जाके एक एक पे जाएंगे। अगर पहला ही क्लियर हो जाए तो दूसरों को फिर देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसी को आगे निकल जाओ। ठीक है, तो ये तरीका है आपका करेक्शन का। अब आगे से जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो पीडीएफ में ही आपको तकरीबन मैं आपको चीजें देता जाऊंगा, और टेस्ट भी उसी में से होंगे आपके, टेस्ट भी करेक्शन के जो सेंटेंसेस के सवाल होंगे उसी में से होंगे, और ये इंशाल्लाह 1 बाय 1 करेंगे। नाउन के इश्यूज, प्रोनाउंस के इश्यूज, वर्ब जो भी पढ़ी हैं उनके भी साइड से जो इश्यूज हैं उनको 1 बाय 1 में आपको ये पीडीएफ करता जाऊंगा। 1-2 दिन के बाद या रोज कुछ ना कुछ चीजें मैं आपको शेयर करता जाऊंगा, उनको आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई सवाल हो तो पूछिएगा। बाकी जो सारी चीजें हम कर चुके हैं ये हो गई हैं आपकी, उनको पढ़ना है, समझना है, याद करना है, सो सवाल उठ रहा है वो पूछ लें आप। ये ग्रामर का काम है क्योंकि प्रीपोजिशन भी पढ़नी है, रूल्स रेगुलेशन समझने की जरूरत है, वो आप कर लो और आप तैयार हो जाओ। आपके मार्क्स आपके अभी हाथ में हैं, आपके कितनी मेहनत कर रहे हो और कितना डिवोटेडली इसको टाइम दे रहे हो। ई कैट और एम कैट दोनों के लिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं
कि इंग्लिश को थोड़ा लाइटली लेते हैं। सही है, आप लाइट लें, मगर एक अकल की बात होती है, जो चीज़ें मुश्किल हैं, मुश्किल तो नहीं है, अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, उनको भी टाइम दें, मगर ये तो आसान चीज़ें हैं, वो भी एक एक मार्क आपकी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर यहाँ से कोई मार्क आपकी हाथ से क्यों निकले, बल्कि वो तो बिल्कुल लिमिटेड कोर्स है। अभी आप 17 से अभी 27 लेक्चर तक क्या पढ़ा है हमने, क्या चीज़ें की हैं, आसान तो है। अगर पहले भी लेक्चर्स हैं, पर लेक्चर मेरा एवरेज अगर देखें वो 15 मिनट्स का है, 15 मिनट्स का है। अगर ये भी आप नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम आप अपने लिए ही क्रिएट करोगे। थोड़ा टाइम इंग्लिश को देते हैं, और इंग्लिश के जो आसान मार्क्स हैं, स्पेशल ई कैट वाले तो आसानी से कर जाएंगे, वो जरूर लें। एक मार्क भी इंग्लिश की मिस ना हो आप में से। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर upcoming test, and inshallah ta'ala I hope that everybody will be selected there this in this university or other university। और आप जहाँ रहें खुश रहें, अपने आप को टेंशन और परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ें मगर प्यार से, सुकून से और मोहब्बत से, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम है ज़मीन पे उतरे, हमारा काम है अपनी ताकत, कुव्वत और हालत के हिसाब से कोशिश करना। बाकी फैसला ऊपर वाले का है, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वो ही हमारे लिए बेहतर होगा। ऊपर वाला हर चीज़ चाह सकता है, वो हर चीज़ से हम राज़ी रहने की कोशिश करें। मगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या होशियार होते हैं, टेंशन और परेशानी की वजह से पढ़ नहीं पाते, तो वो क्यों कर रहे हैं। हम मुसलमान स्पेशली, या सब जो भी इंसान है, परेशानी की तो ज़रूरत ही नहीं है, चीज़ करने की है तो कर रहे हैं, मगर सुकून से करें, प्यार से करें। अल्लाह हाफिज़। और सवालात और जवाबात का जो ताल्लुक है हमारा वो तो रहेगा। आप सभी को मैं जो नंबर है मेरे व्हाट्सएप का नंबर वो सभी के पास है। कोई भी सवाल हो आप वॉइस मैसेजेस या रिटन मैसेज के थ्रू आप कर सकते हो। अगर कॉल कर रहे हैं, हो सकता है मैं बिजी हूँ, कहीं पर अटेंड ना कर सकूँ, और आप माइंड करें, इसलिए आप वो प्रेफर करें उसको, आप रिटन मैसेजेस या वॉइस मैसेज आसान रहेगा आपको, वहाँ पर सवाल भेज देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।